स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आर्य ऑफ भारत से भारतीय कला एवं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम भारतीय कला के बारे में जानेंगे, उसके बाद भारतीय संस्कृति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कला आखिर होती क्या है। कला यानी आर्ट। कला हमारी कल्पनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम होती है। कला को मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति कहा गया है। यानी कला के माध्यम से जो कलाकार है वो अपने विचार, अपनी भावनाएं प्रकट करता है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई चित्र बनाएं या कोई भी एक आर्ट फॉर्म में कुछ बनाएं तो हम क्या बनाएंगे, जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, जो हमारे भाव है, उसी के आधार पर हम बनाएंगे उस आर्ट पीस को। तो वही है कला, कि उसके माध्यम से अपने विचार, अपने मन की भावनाएं प्रकट की जाती है। कला संस्कृति की वाहक होती है और तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। यानी जिस समय में जिस भी कला का विकास हुआ है उस इतिहास को इसके माध्यम से जाना जा सकता है। तो अब हम देखते हैं भारतीय कला के बारे में। भारतीय कला भारत के जीवन, दर्शन, धर्म, ज्ञान और संस्कृति का दर्पण है। यानी भारतीय कला के माध्यम से भारत के जीवन के बारे में, उसके दर्शन, धर्म, ज्ञान और संस्कृति के बारे में पता चलता है। भारतीय जनजीवन की व्याख्या कला के माध्यम से हुई है। यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनके भाव क्या थे, वो कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त इतिहास की बहुत सी जानकारी हमें तत्कालीन कला से मिलती है। तो इतिहास के जिस भी दौर में जिस कला का विकास हुआ है उसको देखने से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, वो क्या सोचते थे, इस सब की जानकारी मिलती है। भारत में वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला, काष्ठकला यानी लकड़ी के ऊपर जो कलाकारी की जाती थी, धातुकला, आभूषण निर्माण, वस्त्र निर्माण आदि बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय कला की विशेषताएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं भारतीय कला की विशेषताओं के। जब लॉन्ग आंसर आए तो आप इन पॉइंट्स को एक एक करके उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला है प्राचीनता, फिर निरंतरता, प्रतीकात्मकता, अभिव्यक्ति की प्रधानता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, लौकिक जीवन का चित्रण, अलंकरण और अनाम कलाकार। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्राचीनता। भारतीय कला का इतिहास बहुत प्राचीन है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं में की गई चित्रकारी प्रागैतिहासिक काल की है और इसका समय 5,500 साल से भी पुराना है। अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी के आसपास के हैं। तो भारत में प्राचीन काल से ही हमें कला का विकास देखने को मिलता है। तो प्राचीनता इसकी एक मुख्य विशेषता है। दूसरा है निरंतरता। प्राचीन काल में भारतीय कला का विकास लगभग 5,000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता से लेकर 12वीं शताब्दी तक निरंतर देखने को मिलता है। इस दौरान विभिन्न कलाओं का विकास हुआ और उनकी शैली में भी समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ। तो सिंधु सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं उसमें हमें मूर्तिकला, धातुकला का विकास देखने को मिलता है। चित्रकला का विकास तो प्रागैतिहासिक काल से ही देखने को मिलता है। तो भारतीय कला में एक निरंतरता रही है, लगातार उसका विकास होता रहा। अगला पॉइंट है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता भारतीय कला की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय धर्म तथा दर्शन के सिद्धांतों को कला के माध्यम से जनसाधारण तक सरल रूप में प्रतीकों के माध्यम से पहुंचाया गया। देखिए, जो दार्शनिक विचारधारा होती है, जो दर्शन है, वो आम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको सरल भाषा में समझाने के लिए, उसको सरल रूप में दिखाने के लिए कला को माध्यम बनाया गया और वो जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनको कला के माध्यम से प्रतीकों के द्वारा जनता को समझाया गया, जनता तक वो संदेश पहुंचाया गया। तो प्रतीकात्मकता एक मुख्य विशेषता है भारतीय कला की। अगली विशेषता है अभिव्यक्ति की प्रधानता। भारतीय कला में भावों की अभिव्यक्ति की प्रधानता दिखाई देती है। बाह्य सौंदर्य के स्थान पर मन के अमूर्त भावों का प्रदर्शन किया गया है। जैसे मथुरा कला में निर्मित महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य के स्थान पर उनके मुख पर दिव्य शांति को दिखाया गया है। तो भारतीय जो कला है उसमें मन के भावों का प्रदर्शन है। ये मूर्ति कला की दो शैलियाँ बहुत प्रसिद्ध रही है, गांधार कला और मथुरा कला। तो गांधार कला पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है, तो उसमें शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है। गांधार कला में जो मूर्तियाँ बनी हैं उसमें शारीरिक संरचना पे, उनके सौंदर्य पर ज़्यादा बल दिया है। लेकिन मथुरा कला विशुद्ध भारतीय शैली है।
तो मथुरा कला में जिन मूर्तियों का निर्माण किया गया है, सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो उसमें शारीरिक सौंदर्य के स्थान पर मन के भावों का प्रदर्शन है। जैसे कि बुद्ध की मूर्तियों पर हमें उनके चेहरे पर एक शांति का भाव दिखाई देता है। तो अभिव्यक्ति की प्रधानता मुख्य विशेषता रही है भारतीय कला की। अगला पॉइंट है धार्मिकता। भारतीय कला में धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण हुआ, चैत्य विहारों का निर्माण हुआ, जो मूर्तियाँ बनाई गई, उसमें हमें अलग अलग धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। फिर एक विशेषता है दर्शन और अध्यात्म की अभिव्यक्ति। तो भारतीय कला के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूतियों को दिखाया गया है। मुद्रा, आसन और भाव भंगिमा के द्वारा परम सत्य को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। चोल काल की नटराज की मूर्ति इसका सुंदर उदाहरण है। इसमें शैव दर्शन के सिद्धांतों को प्रदर्शित किया गया है। तो भारतीय कला के माध्यम से जो अध्यात्म है उसका प्रदर्शन है। जैसे कि चोल काल में जो नटराज की मूर्ति बनी है, तो उसमें दिखाया है कि भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं और ये पूरा ब्रह्मांड उनकी नाट्यशाला है, और उसमें सृष्टि का निर्माण, संहार, ये सारे कुछ आध्यात्मिक जो सिद्धांत है वो दिखाए गए हैं। तो भारतीय कला दर्शन और अध्यात्म को प्रदर्शित करने का एक बहुत सशक्त, बहुत बड़ा माध्यम रहा है। अगली विशेषता है लौकिक जीवन का चित्रण। भारतीय कला में लौकिक जीवन को भी मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें यात्रा, विवाह, जन्मोत्सव, युद्ध, मृत्यु आदि को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही वृक्ष, लता, पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है। तो जो भी जीवन में, लौकिक जीवन का मतलब है आम जनजीवन, यानी जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके जनजीवन की घटनाओं का प्रदर्शन करना। तो भारतीय कला में सिर्फ राजसी कला तक सीमित या धर्म तक सीमित नहीं रही है, बल्कि लौकिक जीवन का भी प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। खासतौर पर बाघ की गुफाओं के जो चित्र हैं वो लोक जीवन की बहुत सुंदर उदाहरण है। फिर एक विशेषता है अलंकरण। भारतीय कला की एक विशेषता अलंकरण की प्रधानता भी है। भारतीय कलाकारों के द्वारा अपनी कृति को सुंदर दिखाने के लिए उसे सजाया गया है। अलंकरण का अर्थ होता है सजावट करना, सजाना। तो भारतीय कला में हमें अलंकरण की भी प्रधानता दिखाई देती है। फिर एक विशेषता है अनाम कलाकार। भारतीय कला की एक विशेषता है कि उसको बनाने वाले कलाकारों का नाम नहीं मिलता है। भारत में कला को मूलतः शिल्प माना गया है। कलाकार कौन था? शिल्पी था। उसकी रचना में ही कलाकार का अस्तित्व होता था। व्यक्तिगत ख्याति को दंभ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उसकी रचना ही उसका अस्तित्व है। अगर कोई व्यक्ति ख्याति यानी अपना नाम वहाँ पर देता था तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था, उस व्यक्ति को स्वार्थी समझा जाता था। इसी कारण प्राचीन भारत की जो भी कलाकृतियाँ हैं, ज़्यादातर उनके रचयिताओं को हमें नाम नहीं मिलता है। अजंता एलोरा के चित्रकार हो या एलिफेंटा की गुफाओं के मूर्तिकार हो, उनका नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन उन चित्रों और मूर्तियों की तारीफ सारा विश्व करता है। तो ये कुछ थी भारतीय कला की विशेषताएं। अब हम देखते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम संस्कृति का अर्थ समझ लेते हैं। संस्कृति से किसी देश, वर्ग, समुदाय के संस्कारों का बोध होता है, जिससे वह अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करता है। संस्कृति वह जीवन पद्धति है जिसका निर्माण मानव एक विशेष कालावधि में व्यक्ति तथा समूह के रूप में करता है, और इसके अंतर्गत उसकी परंपराएं, अवधारणाएं और विश्वास आते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी जो देश है, वर्ग है, समुदाय है, उसके संस्कार, उसकी परंपराएं, उसके अवधारणाएं, उसके विश्वास, सब कुछ संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का विकास। भारत की भौगोलिक स्थिति ने भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर में हिमालय और 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण प्राचीन काल में भारतीयों का विदेशों से संपर्क सीमित रहा और यहाँ पर एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार खान पान, भाषा, रहन सहन और जीवन पद्धति का विकास हुआ। तो किसी भी देश की संस्कृति का विकास करने में वहाँ के भूगोल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भारत में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति ने यहाँ पर एक विशिष्ट संस्कृति को जन्म दिया। भारत पर प्राचीन काल से कई विदेशी आक्रमण भी हुए, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और इन सब तत्वों से मिलकर एक अनूठी संस्कृति का विकास यहाँ पर हुआ। अब हम देखते हैं भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं।
जैसे प्राचीन संस्कृति, निरंतरता, धर्म तथा अध्यात्म की प्रधानता, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं, विदेशी प्रभाव, समन्वयवादी संस्कृति, अनेकता में एकता और सार्वभौमिकता। तो अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन संस्कृति। देखिए, प्राचीनता विशेषता भारतीय कला की भी है और भारतीय संस्कृति की भी है, क्योंकि भारत एक प्राचीन देश रहा है। तो आप चाहे कला देखें, संस्कृति देखें, सभ्यता देखें, तो वो उसमें प्राचीनता एक महत्वपूर्ण विशेषता रहेगी ही। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ सिंधु सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ, वैदिक संस्कृति का विकास हुआ और विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेदों की रचना भी भारत की भूमि पर हुई। तो प्राचीनता एक प्रमुख विशेषता थी। दूसरा है निरंतरता। भारतीय संस्कृति हजारों सालों के बाद भी अपने मूल स्वरूप में मौजूद है। मिस्र, बेबीलोनिया, रोम, यूनान जैसे कई महान संस्कृतियां नष्ट हो गई, परंतु आज भी भारतीय संस्कृति का अस्तित्व बना हुआ है। प्राचीन काल से विश्व की अनेक सांस्कृतिक धाराएं आकर इसमें मिलती रही। आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि पश्चिम की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है भारतीय संस्कृति पर, परंतु फिर भी संस्कृति के मूल तत्व भारतीय ही है, यानी अलग अलग संस्कृतियों से प्रभावित होते हुए भी मूल संस्कृति भारतीय ही बनी रही। फिर एक विशेषता है धर्म तथा अध्यात्म की प्रधानता। भारतीय संस्कृति में धर्म और आध्यात्मिकता की प्रधानता रही है। भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को धर्म से जोड़ा जाता रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें भौतिकता तथा आध्यात्मिकता का संगम दिखाई देता है। यानी भारतीय संस्कृति में धर्म का, अध्यात्म का, साथ ही भौतिकता का भी एक मेल हमें दिखाई देता है। भारतीय अध्यात्म ने विदेशियों को आकर्षित किया अपनी तरफ, और हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अध्यात्म की खोज में कई विदेशी भारत आए हैं और अभी भी आते रहते हैं। तो धर्म और अध्यात्म इसकी एक प्रमुख विशेषता है। फिर है विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं। प्राचीन काल से भारत में चिंतन की स्वतंत्रता रही है, जिसका परिणाम यह निकला कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों, पंथों, संप्रदायों और दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। यहाँ के निवासी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ईश्वर को लेकर विभिन्न अवधारणाएं यहाँ मिलती हैं और भारतीय संस्कृति को विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने प्रभावित किया और इसने भारतीयों को उदार और सहनशील बनाया। हम देखते ही हैं हमारे आसपास कोई किसी भगवान की पूजा कर रहा है, कोई अलग पंथ को मान रहा है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई अलग रीति रिवाज मान रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये विशेषता रही है कि उसने सबको अपने में समाहित किया और इसी वजह से भारतीय क्या बने? उदार और सहनशील बने और हर तरह के विचार का सम्मान करना हमें भारतीय संस्कृति ने सिखाया। यही कारण है कि भारत में धर्म को लेकर कट्टरता नहीं रही है। यहाँ पर हमने हर धर्म और संप्रदाय, हर जो रीति रिवाज को मानने वाले लोगों का सम्मान किया है। फिर एक विशेषता है विदेशी प्रभाव। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत की धन संपदा और समृद्धि को देखकर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। इनका भारत पर सांस्कृतिक प्रभाव भी दिखाई देता है। ईरानी, यूनानी, अरब आक्रमण हुए, उसके बाद तुर्क, अफगान, मुगल और अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। इन सब के तत्वों ने भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। भारतीय कला, साहित्य, संगीत, भाषा, खान पान, रहन सहन आदि पर इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो भारतीय संस्कृति चूँकि एक समुद्र की तरह रही है जिसमें बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती रही, तो बहुत से प्रभाव, जब युद्ध होता है या आक्रमणकारी आते हैं, व्यापारी आते हैं या कोई यात्री आते रहे यहाँ पर, तो वो अपनी संस्कृति की कुछ विशेषताएं भी साथ में लाए। कोई भी अगर जब आक्रमण होता है तो सिर्फ वो युद्ध तक सीमित नहीं रहता है, उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव होते हैं। वही भारत के साथ भी हुआ। उन्होंने भी भारत के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा, भारतीयों ने भी बाहर के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा और इस तरह से हमारी जो संस्कृति थी वो समृद्ध हुई। समन्वयवादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है इसका समन्वयवादी होना। प्राचीन काल से भारत का विदेशों से व्यापार होता रहा। कई विदेशी व्यापारी के रूप में यहाँ आए। विदेशी यात्री ज्ञान की खोज में भारत आए। यहाँ पर विदेशियों के आक्रमण भी होते रहे
और भारतीय संस्कृति ने इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाकर सबको अपने में समाहित कर लिया और इससे भारतीय संस्कृति और ज़्यादा समृद्ध हुई। देखिए जैसे बहता हुआ पानी होता है ना, तो वो ज़्यादा साफ होता है, स्वच्छ होता है। अगर पानी एक जगह रुक जाए तो वो सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है। वैसा ही संस्कृति के साथ भी है कि संस्कृति अगर लगातार विकसित होती रहे, कुछ अच्छी बातों को अपने में समाहित करती रहे, तो वो उसका विकास होता रहता है। ऐसा ही भारतीय संस्कृति के साथ हुआ। जैसे इतिहासकार डी कौशाम्बी ने भी कहा है कि भारतीय संस्कृति की संभवतः सबसे बड़ी विशेषता है अपने ही देश में इसकी निरंतरता, यानी भारत में रहकर ही भारतीय संस्कृति का लगातार विकास होता रहा। क्योंकि और उसका कारण क्या था, भारतीय संस्कृति एक समन्वयवादी संस्कृति थी, इसलिए उसने नकारा नहीं। जो भी बाहर से कुछ अच्छी चीज़ें उसे मिली तो ये नहीं कि नहीं हम तो सब जानते हैं, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये भाव नहीं था। सबको उसने अपने आप में समाहित कर लिया। अगली विशेषता है अनेकता में एकता। भारत की भौगोलिक संरचना और जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत के विभिन्न प्रांतों में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा और रीति रिवाजों में हमें विभिन्नता दिखाई देती है। भारत में कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। इसका मतलब है कि यहाँ हर कुछ दूरी पे जलवायु और भाषा में परिवर्तन हो जाता है। पानी का मतलब यहाँ पर जलवायु से लिया गया है। तो हम देखते हैं कि हम हमारे शहर से थोड़ा सा बाहर निकले या हमारे गांव से बाहर निकले तो हमें अलग तरह की भाषा देखने को मिल जाती है, अलग रहन सहन देखने को मिल जाता है। तो हमें आसपास ही बहुत सी विभिन्नता दिखाई देती है, लेकिन फिर भी सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर साथ में रह रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत में कोस कोस पर पानी बदल जाता है, चार कोस पे बानी, यानी आपकी भाषा, आपकी बोली बदल जाती है। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप एक ही है। यहाँ कई धर्मों, संप्रदायों, रीति रिवाजों को मानने वाले लोग सदियों से मिलजुल कर साथ रहते आए हैं और भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर एक विशेषता है सार्वभौमिकता। भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण वैश्विक रहा है। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने वसुधैव कुटुंबकम का टॉपिक पढ़ा था। तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास किया जाता है भारत में। इसका अर्थ है संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, यानी सारे विश्व को हमने अपना परिवार समझा है। भारतीय संस्कृति में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लोगों के सह अस्तित्व को महत्व दिया गया है और सभी को अपने परिवार के समान माना गया है। यानी सार्वभौमिकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। तो ये कुछ विशेषताएं थी भारतीय कला और भारतीय संस्कृति की। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।